आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। सभी सुनने वालों को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, त्योहारों का समय चल रहा है और इन 2-3 दिनों में बहुत सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, मनाए जाएंगे। तो आप सबको चैत्र नवरात्रि, चेटी चंड और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, त्योहार जो हैं वो अपने साथ उत्साह, प्रेम और खुशियां लेकर आते हैं और आपका हर दिन त्योहार हो, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और अब आपको सुनवाते हैं युवाओं पर आधारित एकता व्यास की लिखी कहानी। शीर्षक है अनसुनी सीख। पिछले कुछ दिनों से देख रही थी मैं, मेरी 17 वर्षीय बेटी सिया कुछ घबराई हुई सी रहती थी। ना तो खुल के बात करती थी और ना ही हंसती खेलती थी। मेरी फूल सी बच्ची को न जाने किसकी नजर लग गई थी। इसी उधेड़ बुन से उबर भी न पाई थी कि एक दिन मैंने देखा सिया अपने फोन को लॉक करने लगी है। पहले तो कभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। सिया बेटा, फोन क्यों लॉक है? आपका पासवर्ड बता दो, मैंने आवाज दी। माँ, आपके फोन को क्या हो गया? बाथरूम से उसकी झुंझलाती हुई सी आवाज आई। मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई है और घर में लाइट भी नहीं है। उसकी झुंझलाहट पर मेरी चिंता बढ़ गई थी। फिर बाथरूम से निकलकर भी उसने पासवर्ड नहीं बताया और अनलॉक करके फोन मुझे देकर मेरे सामने ही खड़ी हो गई। मैं बहुत आश्चर्य में थी, लेकिन मेरे उस पर जाहिर नहीं किया। चुपचाप जरूरी कॉल की और फोन उसके हाथ में देकर रसोई घर में चली आई। मैं काम जरूर कर रही थी, लेकिन मेरा मन सिया के व्यवहार में आए परिवर्तन के विषय में सोच रहा था। ये उसके स्कूल का आखिरी साल था। शायद कोई नए दोस्त बने होंगे, किसी का प्रभाव उस पर पड़ा होगा या पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन पढ़ाई में तो वह अच्छी है। जितना सोचती उतना ही उलझती चली जाती थी मैं। कुछ दिन पहले ही तो एक ड्रेस को लेकर उससे बहस हुई थी। उसे एक बर्थडे पार्टी में जाना था। मैं उस ड्रेस को लेकर थोड़ी शंका में थी। वह ड्रेस मुझे हमारे घर के माहौल के अनुरूप नहीं लगी थी, लेकिन सिया उसे ही लेने पर अड़ी थी। मेरे मना करने पर अपने पापा से ऑनलाइन पेमेंट करवाकर वह ड्रेस उसने खरीद ही ली थी। झटका तो मुझे उस दिन भी लगा था, लेकिन पीयर प्रेशर मानकर मैंने खुद को समझा लिया था। नाश्ता तैयार हुआ तो मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा और सिया को आवाज दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में गई। देखा तो फोन हाथ में लिए कुछ गुमसुम सी बैठी थी। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन उसका व्यवहार इन दिनों मुझे कुछ चिंतित कर रहा था। तो मैं उसके पीछे खड़ी होकर चुपचाप देखने लगी। जो मैंने देखा उससे मेरा सिर चकरा गया। 2 लड़के सिया के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। वह प्रतिरोध तो कर रही थी, लेकिन एक ने उसके हाथ पकड़े हुए थे और एक उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। सिया ने वीडियो के साउंड बंद कर रखे थे, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह चिल्ला रही है और दोनों लड़के उसकी अना को तार तार कर कर खुश हो रहे थे। ये सब क्या है बेटा? मैंने धीरे से सिया के कंधे पे हाथ रखा। वह ऐसे चौंकी जैसे सांप उसके सामने आ गया हो। उसने तुरंत वीडियो बंद करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उससे छुपाए न छुप रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि मैं ये वीडियो देख चुकी हूं तो वह फकक के रोने लगी। तभी बाहर से पतिदेव की आवाज आई। वह नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। माँ, पापा से कुछ न कहना। वह पत्ते के जैसे कांप रही थी। मुझसे उसकी यह दशा देखी न गई। मैं उसे वहीं पर बैठाकर बाहर आ गई। संजय को नाश्ता देकर सिया का नाश्ता और दूध कमरे में ही ले आई। वह निराशाजनक स्थिति में बैठी थी।
उसने नान उकार के बाद नाश्ता करना शुरू किया तो मैं बाहर चली आई ताकि संजय को शक न हो। संजय के ऑफिस जाने के बाद मैं सिया के कमरे में गई। वह फिर भी गुमसुम बैठी थी। ये सब कैसे हुआ बेटा, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या बताती मम्मा, मैं समझ ही न पा रही थी। वह फिर रोने लगी। उस दिन कोचिंग क्लास से आ रही थी कि बारिश शुरू हो गई। मुझे कोई ऑटो नहीं मिला। पीछे ही क्लास में आए हुए 2 लड़के आ रहे थे। उसमें से एक का घर पास ही था। वह बोला, बारिश रुकने तक इंतजार कर लो, भीग जाओगी। दूसरा भी जोर देने लगा। मैं उन्हें शरीफ लड़का समझती थी तो मैं बारिश होने तक रुक गई। रो नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे ये बताओ कि फिर आगे क्या हुआ? मेरे शब्दों की दृढ़ता से उसे हौसला मिला। उसने ड्राइंग रूम में बैठी और तब तक दूसरा लड़का गरम कॉफी ले आया। मैं मना कर रही थी और वह थोड़ी और कॉफी लेने पर जोर दे रहा था। मुझे आखिरकार कॉफी लेनी ही पड़ी। कॉफी पीते ही मुझे नशा सा हो गया और महसूस हुआ कि वह लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं रोकने की कोशिश करने लगी। फिर मुझे होश नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब होश में आई उन्होंने तो यह वीडियो दिखाया। किसी से कुछ भी न बताने की धमकी दी। सिया फिर से रोने लगी। मुझे याद आया वह दिन जब काफी बारिश हो रही थी। सिया उस दिन बहुत देर से आई थी। कारण बारिश ही था। मेरे भीतर अब क्रोध और विवशता का ज्वालामुखी दबाव उत्पन्न करने लगा था। मैंने उससे मोबाइल लिया और वह वीडियो देखने लगी। उसमें दोनों लड़कों के चेहरे साफ दिख रहे थे। वे बार बार सिया का चेहरा कैमरे की तरफ घुमा रहे थे, जैसे कि कोई खेल जीत चुके हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। फिर दूसरा वीडियो भी खुला। इस बार दोनों लड़कों ने सिया को दबोच रखा था, लेकिन दोनों ही कैमरे की ओर मुंह करके जोर जोर से हंस रहे थे। उस वक्त सिया पूरे नशे में लग रही थी। मैंने तुरंत एक फैसला लिया और उठकर खड़ी हो गई। सिया आश्चर्य से मुझे देखने लगी। आज तुम सुबह से परेशान हो, क्या उन्होंने आज तुम्हें फिर बुलाया है? जवाब देने की जगह बेटी फिर रो रही थी और मैं गुस्से के कारण आग बबूला हो रही थी। ये सब मैं गुस्से को नहीं, ठंडे दिमाग से फैसला लेने का समय था। चलो मेरे साथ, पहले हम पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, उसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स से बात करेंगे। माँ, आज उन्होंने मुझे होटल में बुलाया है। मैं नहीं गई तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दोनों के परिवार इसी समाज का हिस्सा हैं। उन्हें भी अपनी इज्जत की परवाह होगी। वैसे भी पुलिस की मार सबसे सच्चाई उगलवा लेती है और आजकल तो पुलिस ऐसे मामलों को गुप्त रखती है और मीडिया को दूर रखते हुए कार्यवाही करती है। सिया मेरी बात सुनकर कुछ सुकून में आ गई। फिर मैंने उसे समझाया कि यह लड़ाई बहुत लंबी है, इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत होगी, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ और इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हो जाओ। परिवार, कानून और हम सब तुम्हारे साथ हैं। माँ, मैं आपकी बात हमेशा पाबंदी समझकर अनदेखा कर देती हूँ, पर अब मुझे एहसास हो गया कि आपकी सीख मेरे भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। अगर पहले मैंने आपकी बात मान ली होती तो शायद ये सब न होता। उसकी आवाज में सख्त अफसोस झलक रहा था। उसका पछतावा देखकर मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन ये वक्त मजबूती से बेटी के साथ खड़े रहने का था और मेरी बेटी को परेशानी देने वालों को सजा दिलाने का था। युवाओं पर केंद्रित ये कहानी अनसुनी सीख। अभी आप सुन रहे थे, कहानीकार थी एकता व्यास। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कठोर परिश्रम और संघर्ष की अवस्था होती है। ये जीवन का बहुत ही कठिन पड़ाव होता है। कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी आते हैं इस अवस्था में, और इन सब से जूझते हुए हमें अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना होता है।
थोड़ा कठिन होता है, पर इस अवस्था में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी पर निर्भर होता है उसका आने वाला भविष्य और आने वाला कल। ये एक ऐसा समय होता है दोस्तों जब आपको अपने माता पिता की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनकी रोक टोक हमें पैरों की बेड़ियां लगने लगती हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है वो हमसे ज्यादा है। दुनिया भी उन्होंने हमसे ज्यादा देखी होती है, इसलिए इस अवस्था में काफी धैर्य, साहस और सावधानी की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारी संगति कैसी है, हमारे दोस्त कैसे हैं, क्योंकि इस उम्र में हम दूसरों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं। तो अपनी दोस्ती, अपनी संगति ऐसे लोगों से रखनी चाहिए जो सच्चे हों, ईमानदार हों, अपने कर्तव्य का पालन करते हों और अच्छे हों। जो हमारा फायदा उठाएं, हमें गलत रास्ते पे ले जाएं, ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए अपने जीवन से, क्योंकि ये हमें पथभ्रष्ट ही करेंगे। समय के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो भी बढ़ती जाती हैं, चाहे अपने प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर देश के प्रति हो। कहा जाता है युवा जो होता है वो किसी भी देश का भविष्य होता है। युवा किसी भी देश के निर्माण में और उसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परिवर्तन और प्रगति के वाहक जो होते हैं। तो जैसे ही हम 18 वर्ष से अधिक के हो जाते हैं, एक जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है अपने देश के प्रति, और वो है जी हाँ, वोट देने की। मताधिकार मिल जाता है हमको। और इस वर्ष कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 वर्ष अपने पूरे किए हैं, तो इस बार वो अपना पहला वोट देंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारा जो एक एक वोट होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। लोकतंत्र देश में वोट डालना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो अपने देश के विकास के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए वोट जरूर करें। और जो भी इस साल पहली बार वोट करेंगे, उन सबसे निवेदन है कि आप सोच समझकर अपनी सूझबूझ से वोट डालें। तो इसी संदेश के साथ अब मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए आपसे विदा लेने की। अगली मुलाकात तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से।